नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको अपने इस बैच जो हमारा प्रज्ञा बैच के नाम से है, हम इस बैच के माध्यम से हम आपको बीएड का जो प्रवेश परीक्षा है इस वर्ष का, इसकी हम संपूर्ण प्रिपरेशन हम आपको कराएँगे जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो चलिए समय को न गँवाते हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो कौन सा शहर है? आपके पास चार ऑप्शन है, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ और कानपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कानपुर। इसका सही आंसर होगा वो होगा कानपुर। यानी उत्तर प्रदेश में, वैसे उत्तर प्रदेश में दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का है और दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी आईआईटी का दर्जा 2008 में दिया गया था। तो ठीक है, पहला एक कानपुर का हो गया और दूसरा बनारस का हो गया। आपके पास दो है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था? तो चार ऑप्शन है आपके, जवाहरलाल नेहरू, जमशेदजी टाटा, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930, डेट क्या थी? डेट भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन के तहत 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, यानी 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ये दांडी मार्च कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल को ये कंप्लीट हुआ था। तो दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? आपके पास ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें से कौन सबसे सही आंसर होगा? वो होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन होगा इसका सही आंसर। बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी आ सकता है आपका 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये लागू हो गया था। और इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स। तो चार ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स, ठीक है। और आपका जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये फेसबुक के हैं, स्टीव जॉब्स जो हैं वो एप्पल के हैं और अजीम प्रेमजी जो हैं वो विप्रो कंपनी के हैं। अगला है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? आपके पास है ऑप्शन, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच और मुगल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंच। फ्रेंच होगा। एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना अथवा उपनिवेशवाद कहलाता है। हाँ, फ्रांस भारत का अंतिम उपनिवेशक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बता दिया है, होगा फ्रेंच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया था, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है, महासागर, दलदलों, मैदानों और वनों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वनों। सही ऑप्शन होगा वनों। यानी वन यानी कि जो पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है?
तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बिहू, रसिया, स्वांग और कव्वाली। तो इसका सही आंसर होगा बिहू। बिहू, रसिया, स्वांग और कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र विशेष लोक संगीत है, जबकि बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये इतना ये यूपी का है। ये लोक संगीत है, ये लोक संगीत है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और जो बिहू है वो असम का है। हम्म ये संगीत है, लोक संगीत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद, कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4, 3, 2 और 1 कितनी है? तो आपको सही बता दें आंसर, वो होगा 4। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो वो है ऋग्वेद, तथा सबसे बाद का वेद अगर पूछा जाए तो वो है अथर्ववेद। तो और इसके अलावा जो अन्य वेद बचते हैं वो है यजुर्वेद और सामवेद। 4 वेद आपके पास कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना पूछा जाए तो ऋग्वेद है, सबसे नया पूछा जाए तो अथर्ववेद है। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। तो आपके पास 4 मंडल हैं, कौन से गलत हैं वो आपको पहचानना है। ऑप्शन है सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, गाजियाबाद मंडल और आजमगढ़ मंडल। तो इन चारों में से कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। तो गलत है आपका गाजियाबाद मंडल, क्योंकि गाजियाबाद कोई मंडल नहीं है। अब मंडल हम आपको बता दे रहे हैं, 18 मंडल हैं अपने पास उत्तर प्रदेश में। 18 मंडल हैं, 18 मंडल के अंदर 75 जिले हैं। तो अब आपको हम बता दे रहे हैं कि मंडल कौन कौन से हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है अलीगढ़ मंडल, दूसरा है आगरा मंडल, तीसरा है आजमगढ़ मंडल, इसके बाद इलाहाबाद है, कानपुर है, गोरखपुर है, चित्रकूट, झांसी, देवी पाटन, फैज़ाबाद, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर। और इसके बाद 18वां जो है वो है बस्ती। तो गाज़ियाबाद कोई मंडल नहीं है। अब एक और ऑप्शन, एक चीज़ और मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाए कि कौन से मंडल का नाम ऐसा है जो अपने ज़िले के नाम पे नहीं है, तो एक देवी पाटन मंडल ऐसा है जो कि अपने किसी भी जितने भी मंडल हैं उसमें कोई ना कोई एक ज़िले के नाम पे है। केवल देवी पाटन मंडल एक ऐसा है जो कि किसी ज़िले के नाम पर नहीं है। अगला है जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, श्री एन सरकार, आशुतोष मुखर्जी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर जो पंजाब में स्थित है, इस स्थान पर 13 अप्रैल, देख लीजिए आपको हम लिखे दे रहे हैं, 13 अप्रैल 1919, ठीक है 1990, देखिए 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो इसमें हुआ क्या था, ये जो जनरल डायर था उसके आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि और रविन्द्र टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। ठीक है, तो वह उपाधि क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई जैसे अंग्रेज क्या होते थे कि जैसे कि कोई भी एक मतलब उन्हें अगर कोई भी अगर इंसान अगर अच्छा लगता था या फिर कोई अच्छे काम के लिए तो जैसे एक उपनाम दे देते थे। तो उसी उपनाम को ही उपाधि कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? कौन सा एक शहर वाला देश है? सिंगापुर, बहरीन, कंबोडिया या अर्जेंटीना? तो होगा सिंगापुर। सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश को सिंघों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हैं। इस देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं। अगला है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने डैश 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 का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कि जैसे हृदय, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, हृदय की गति, शरीर में संचरित हो रहे उक्त रक्त की मात्रा, और इसके अलावा फिर है हृदय के आवेग का प्रवाह, उसके बाद वेंट्रिकुलर की धड़कन का दर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हृदय 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 की गति, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा
हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ईसीजी का फुल फॉर्म है, वो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रो, हाँ, कार्डियोग्राम, ये लीजिए हमने लिख भी दिया है, इलेक्ट्रियो कार्डियोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण डैश 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 के अंत में होता है। तो किसके युग्मनज का निर्माण किसके अंत में होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी होगा, निषेचन। ठीक है, ऑप्शन बी निषेचन होगा। ठीक है, पुष्प पौधों की युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया था? बिपिन चंद्र पाल हैं, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पटेल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1950 में हो गया था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे उस समय के। हाँ, भारत की आज़ादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतें थीं, जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति के बल पर किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्या सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? एक्सेल, एम एस वर्ड, विंडोज या थंब ड्राइव? तो आपको बता दें कि थंब ड्राइव जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। और एक्सेल, एम एस वर्ड और विंडोज ये एक सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल, एम एस वर्ड को आप लोग जानते होंगे, ये एम एस ऑफिस का ही एक पार्ट है। तो और थंब ड्राइव जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी कौन सी है? यानी कि कौन सी ऐसी राजधानी है जो कि 2 राज्यों की होती है? तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा दोनों की है। पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, अगला है, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ होगा। उत्तर प्रदेश का एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो थी 1984 में। ये भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके बाद, मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अकबर। क्या होगा? अकबर होगा। क्योंकि बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल राजवंश की नींव रखी थी। और उसके बाद में इन्होंने जो क्या कहते हैं, लेकिन साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए बाबर को समय मिल नहीं पाया था और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाबर के पुत्र जो हुए वो हुमायूं। हुमायूं ने बाबर के बाद मुगल शासन की बागडोर संभाली, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसे कई बार पराजित किया और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को मैदान छोड़ के बिल्कुल से भाग ही जाना पड़ा। लगभग 15 वर्ष बाद हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसने आगे चलकर मुगल राजवंश की मजबूती प्रदान की थी। यानी कि जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध होता है उसमें हुमायूं को 2 बार पराजित होना पड़ता है, जिसमें उसके बाद अगली बार जब आता है, तो उस जब वो वापस गद्दी पे बैठता है उसके बाद जब अकबर आता है तो ये बहुत ही अच्छा शासक हुआ जो अपने शासन को बहुत ही मजबूती दिया था। इसलिए मुगल वंश का सबसे मजबूत शासक इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने आईसीएस जैसे एक शानदार करियर का त्याग कर दिया था?
अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि थी, जैसे आज आईपीएस होता है वैसे तब आईसीएस होता था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज होता था। तो जैसे आज आईएएस आईपीएस यानी सिविल सर्विसेज जो होता है वैसे ही आईसीएस होता था। तो किसने त्याग दिया था? जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे? तो इस काफ़ी लोग इसको पढ़ते ही क्वेश्चन को जान गए होंगे कौन रहा होगा। तो सही है, आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आईसीएस की एक शानदार कैरियर को त्याग दिया था। तो सन 1920 में बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन अप्रैल 1921 में नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए थे। 20वां है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो किसके, यानी कि जहांगीर के। तो अंग्रेज जब पहले आते हैं तो कई बार मुगल शासक से अनुमति लेना चाहते हैं, लेकिन अनुमति मिल नहीं पाता है। अंत में ये तीसरे या चौथे प्रयास में सफल भी होते हैं, जिसमें जहांगीर ने इन्हें परमिशन दे देते हैं कि आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज कैप्टन था वो हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से 1613 में स्थापित की थी। ठीक है, कब स्थापित की थी? 1613 में। लेकिन जब व्यापारिक कोठी कहा जाएगा तो 1611 में, कंपनी कहा जाएगा यानी फैक्ट्री कहा जाएगा तो 1613 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अकबर, शेरशाह, शाहजहां और औरंगजेब। तो किसने स्थापित किया था? तो इसके हैं सही ऑप्शन होगा, वो होगा शेरशाह। शेरशाह ने स्थापित किया था। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शेरशाह नामक शासक ने शुरू की थी। शेरशाह ने भूमि माप के लिए 39 अंगुल था और 32 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुधार एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का संगठन में शक्तिशाली होना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। तो 1857 की क्रांति की जब बात आती है तो लगभग लोगों ने, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको पता होगा, लेकिन हम फिर भी डिफाइन कर दे रहे हैं। 1857 की क्रांति का कारण था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक विद्रोह तथा अन्य तात्कालिक कारण थे उस समय। जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना और भारतीयों का आर्थिक शोषण, ये सारा का सारा था इनका, मतलब इनके ये सारा का सारा इनका कारण था 1857 की क्रांति का। जबकि भारतीयों का संगठन और शक्तिशाली होना 1857 की क्रांति के कारण नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा? हाँ, कौन सा कारण नहीं था? तो ऑप्शन सी नहीं था। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो आपको हम बता दें कि इसका सही है वो है उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। संस्कृत जो है उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। तो आपका ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों में। तो कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर करवाया था। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात्रि होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद 6 महीने तक दिन रहता है।
लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने आपके कई सारे क्वेश्चंस को हमने करवा दिया है। एक एक क्वेश्चन में आपको हम कई बार हमने डिफाइन भी कर दिया है, जिससे आपके एक क्वेश्चन से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हुए होंगे। तो आज का मैंने ये 25 क्वेश्चन मैंने करवाया है, जिसमें आपके 25 से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए होंगे इस 25 क्वेश्चन से। हाँ, तो इसको आप अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे सारे वीडियोस आप देखते रहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप बीएड एंट्रेंस के अलावा भी किसी अन्य एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारे क्लास हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। आप क्योंकि इस जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी जीके जीएस की जितने भी पढ़ा रहे हैं, ये लगभग आप सभी एग्ज़ाम्स में आप पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।